हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका फिजिक्स का चैप्टर 5 क्लास 10th का, जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हम 4 चैप्टर का वीडियो हम डाल चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना भी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी आपका उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वहाँ से डाउनलोड करने में आप लोग को दिक्कत होता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को सारा मिल जाएगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पे इससे पहले हम बताए थे विद्युत धारा, जो कि इलेक्ट्रिक करंट था, और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट का जो इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रिक जो करंट है उस पर, विद्युत धारा पे क्या होता है। अगर आपने इससे पिछले वाला चैप्टर जो आपका 4th चैप्टर था विद्युत धारा, इसको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, इसलिए उसका जो है वीडियो आपका आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना भी इसका क्वेश्चन है भारतीय होम का सारा सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जितना भी डिफिनेशन है, एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, और जितना भी मेन पॉइंट है सब देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है आपका यहाँ पे चैप्टर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो है वो पहले है इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे जो भी वहाँ से कुछ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम इसमें भी लिख दिए हैं। इसी में देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका मैग्नेट, चुम्बक जो है वो होता क्या है। चुम्बक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह से बनी जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोहा होता है उससे बना कोई टूल होगा, उसको अपनी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा, उसको हम लोग चुम्बक बोलते हैं। आप लोग बचपन से जानते हैं चुम्बक क्या होता है, आप लोग बचपन से चुम्बक को देखते होइएगा, स्पीकर वगैरह में होता है, वही है चुम्बक। यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, ध्रुव होता है आपका चुम्बक के सिरे के निकट वह बिंदु जहाँ पे चुम्बक का आकर्षण बल, जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कहाँ पे हाईएस्ट होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। बेसिक है आपका, ये सब जानना जरूरी है, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा जो भी पॉइंट है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करके लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, ये क्या होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस होता है आपका दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। अभी अगर आपको जो है वो ये सब चीज़ समझने में दिक्कत होता है तो प्रीवियस जो अभी बताए हैं जो चैप्टर 4 है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे हम अभी समझा रहे हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे तो आपका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से आपका वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये होता है आपका जिस पदार्थ को चुम्बक अपने ओर आकर्षित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जिसमें लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, और इससे बने जो मिश्र धातु होता है, इसी का जो मिक्सचर आएगा वो होगा आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो इसी सब टाइप से आपका क्वेश्चन रह सकता है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, ध्रुव क्या है, ये सब आपका 1 नंबर वाले में आते रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक अचुंबकीय पदार्थ, अनमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है, जिन पदार्थ को चुम्बक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पित्तल इत्यादि, उसको बोलेंगे अनमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए एक है आपका कंपास सुई। कंपास सुई अभी बताएंगे कंपास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे जान लीजिए कंपास सुई क्या होता है, चुम्बक तथा उसके प्रभावों को दर्शाने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास सुई बोलते हैं। इसका अभी सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कंपास होता है क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका बताता है कि कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मतलब मैग्नेटिक का जो पोल होता है, जो चुंबकीय ध्रुव होता है, उसके बारे में ये चीज़ जो कंपास है वो मेज़र करके बताता है कि वो होता क्या है। तो इसके बारे में अभी हम एक्सपेरिमेंट वाला बताएंगे, तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपका हेडलाइन है वो यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये क्या होता है, एम्पियर होता है। हम पिछले चैप्टर में भी बताए थे। विद्युत धारा नापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, एमीटर बोलते हैं। इसी तरीके से एमीटर परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है।
जब एमीटर को हम जोड़ते हैं वो क्या होता है, सीरीज वाइज जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसका जो है वो हम प्रूव करके भी दिखाए थे कि क्या होता है जब रेसिस्टेंस होता है तो और उसको जो एमीटर लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम लोग बताए थे। बेसिक है आपका, लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आपका 1 नंबर वाले में आ जाता है। अब देखिए, एक है आपका यहाँ पे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसको उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और इसको क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है एक फ्लेमिंग्स का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा एवं अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाए कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब कि तर्जनी, माध्यमा एवं अंगूठे के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। लंबवत मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, माध्यमा विद्युत धारा सूचित करे तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल को जो है वो दिखाएगा। तर्जनी आपका जो होता है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक एरिया को दिखाएगा। जो आपका माध्यमा है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा है उसके बारे में बताएगा। और अंगूठा उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो चीज़ बताएगा। तो इसका जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो हम पिछले जो लेक्चर में वो बता दिए हैं। तो आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना है तो वो आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ है आपका एक लॉ, ऑस्टेड के नियम, रूल ऑफ जो ऑस्टेड या ऑस्टेड लॉ। इसमें क्या होता है, जब किसी चालक से, चालक मतलब क्या हो गया आपका, कंडक्टर हो गया, जो कि क्या होता है कंडक्टर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर जो कंडक्टर होगा आपका, उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा। जब ही आप वहाँ से क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा, विद्युत धारा पास कीजिएगा, तब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो अपने आप वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। इस चीज़ को ऑस्टेड ने जो है वो बताया था, मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे उसका हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए BM लिखा है, मतलब ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए यहाँ पे, इस चीज़ को आप लोग जो है वो हेडलाइन अपना अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑस्टेड ने प्रयोग करके जो बताया था उनके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में है, लेकिन आपका सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा ऑस्टेड ने किस तरीके से प्रयोग किया था। तो हुआ इसमें ये था कि उन्होंने एक प्रयोग को दर्शाने के लिए एक चालक का तार, जो कंडक्टर तार लिया था, उसको क्या किया था, स्टैंड की सहायता से उत्तर और दक्षिण दिशा में टांग दिए थे। मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों टांगे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ होता है, मतलब जो आपका जो पृथ्वी है, उसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में जो अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे स्टैंड में कंडक्टर को लगा के, मान के चलिए कंडक्टर क्या हो गया, जो किसी भी रॉड को लगा लीजिए, उसको क्या किए हम लोग, उत्तर और दक्षिण दिशा में टांग दिया गया। अभी जो हम बता रहे हैं आपको, उसको आप विजुअलाइज कीजिए माइंड में, आप देखिए कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा सारा, आपको एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप इस चीज़ को विजुअलाइज करके समझिए कि ये चीज़ ऐसे जो है वो हो रहा है यहाँ पे। तो उत्तर दक्षिण दिशा में टांग दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई रख दिए। मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई की दिशा विक्षेपित होती है, मतलब उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है। विक्षेपित होना मीन्स क्या हो गया, उसमें डिफ्लेक्शन होना मतलब वो आगे पीछे कहीं घसक रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विक्षेपण। जब धारा की ध्रुव बदल दी गई, जब धारा से क्या है, जो ध्रुव को बदलने पर तो क्या होता है, चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में जो है वो विक्षेपित होती है। मतलब उसका जब हम क्या करते हैं, जब धारा का जो ध्रुव है, मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो सुई में भी क्या हो रहा है, उसका जो विक्षेपण है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। पहले अगर जिस दिशा में होता था उससे अलग हो रहा है। मतलब अगर कभी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिला। तब क्या हो गया, चुंबकीय सुई को तार के ऊपर नीचे रखने पर यह क्रिया होती है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक मान के चलिए इस तरीके का आपका मैग्नेटिक बाड़ होगा, समझ गए, मैग्नेटिक जो है आपका रहेगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे मान के चलिए हम नॉर्थ पोल ले लिए हैं और ये आपका साउथ पोल है। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका इस तरीके से होगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, फिर इसमें इस तरीके से आएगा। मतलब इसका जो रोटेशन है वो इस एंगल से होगा। देखिए ये इधर से गया, फिर ये इधर से गया, फिर इधर से ऐसे जाएगा, इस तरीके से अभी जाएगा, और ये जो बच गया वो लाइन आपका इस तरीके से निकल जाएगा ऐसे।
ऐसे आ जाएगा। इसके बारे में अभी हम क्या है एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका जो है वो किस तरीके से इसका होता है। तो उसमें ये आपका इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। चुंबकीय क्षेत्र जब होता है तो इस तरीके का कुछ बनता है आपका। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया गया है, उसको देख लीजिए पहले। थ्योरी में क्या है आपका चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन में होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उससे चुंबकीय प्रेरण बल उत्पन्न होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या कीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होगा, तब वहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें क्या होगा जो है जो फोर्स लगेगा, मतलब उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे क्या होगा आपका बल लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होता है उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय प्रेरण बल उत्पन्न होता है। इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिक है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे था आपका चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत और यहाँ पे है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोनों में अंतर है, दोनों का जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए इसमें क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण बोलते। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, छोटा सा है लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए घरों में विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 220 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है कि जो आपका करंट का फ्लो होता है ये मतलब बढ़ते घटते रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपका देख लीजिए। 220 वोल्ट होता है तथा 50 SZ का जो है होता है 50 हर्ट्ज का प्रवाहित होता है। ये आपका इंडिया के लिए है, इंडिया में आपका जो है वो ये चीज़ का प्रयोग होता है जिसमें 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का रहता है। यहाँ पे घर में हम लोग यूज करते हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत टाइम से आता है। परिपथ में 3 प्रकार का तार होता है। हम लोग जानते हैं परिपथ में 3 प्रकार का तार होता है। पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे कि लाल रंग का, काला और हरा रंग का। इसमें क्या होता है कि लाल रंग का जो है वो कांस्टेंट रहता है और इस दोनों में जो है वो चेंज आपका आता है। लाल रंग में जो क्या होगा गर्म तार, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतमय तार। उसमें क्या होता है लाल रंग वाले तार से पॉजिटिव वाला जो है वो वहाँ से होता है, मतलब वहाँ से जो है वो करंट पास होते रहता है। उसके बाद जो काला रंग का तार होता है उसको हम लोग उदासीन, जिसको हम लोग न्यूट्रल तार भी बोलते हैं या ठंडा तार भी बोलते हैं। उसमें होता है आपका जो करंट का जो फ्लो होता है वो वहाँ से वापस आते रहता है। लाल वाले में क्या होता है आपका जो है वो उसका जो है वो आता है और यहाँ से काला वाले में आपका जाता है, जिसको हम उदासीन तार बोलते हैं। और एक हरा कलर का तार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूतार। भूतार का मतलब हो गया आपका जो तार आपका जो है वो अर्थिंग में यूज करते होंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं भूतार, जो कि हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग में। इसका कलर होगा आपका हरा कलर का होगा। ये चीज़ आप लोग बोर्ड में भी देख सकते हैं, बोर्ड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है उसमें इसी टाइप का तार आपका यूज किया जाता है। यहाँ पे है वायरिंग के मुख्य 2 प्रकार बताएं। तो वायरिंग आपका जो होता है वो एक होता है 5 एम्पियर का और एक होता है 15 एम्पियर का। तो आपका ये यूजेस जो है वो किस तरीके से होता है, 5 एम्पियर वाले का यूज हम लोग करते हैं घरों में करते हैं और 15 एम्पियर का करते हैं हम लोग पावर वायरिंग के लिए। दोनों घर में यूज होता है, लेकिन दोनों का जो यूजेज है, जो इसके अंदर जो डिवाइस यूज होगा, समझ गए, वो अलग अलग होगा। जो घरेलू जो वायरिंग होता है इसमें क्या होता है बल्ब का यूज होता है, ट्यूब का होता है, पंखा का होता है। जो छोटा छोटा डिवाइस है जिसमें कि पावर का सप्लाई जो है वो बहुत कम में भी आपका काम चल जाए, उसमें हम लोग 5 एम्पियर वाले का क्या करते हैं वायरिंग करते हैं। और जो पावर वायरिंग होता है इसमें क्या चीज़ यूज करते हैं हम लोग, हीटर यूज करते हैं, फ्रीज यूज करते हैं, टीवी भी यूज करते हैं। लेकिन आजकल का जो एलईडी टीवी आ गया है वो आपका 5 एम्पियर वाले में भी आपका चल जाता है, क्योंकि उसका वोल्टेज वगैरह जो है कम में भी अच्छा से चल जाता है। लेकिन जो आपका टीवी आता था जो उसमें यूज करते थे हम लोग 15 एम्पियर का, जिसमें वॉशिंग मशीन आ गया आपका। अगर आप डीजे साउंड वगैरह बजाते हैं तो उसमें क्या हो गया, उसमें 15 एम्पियर का आपको वहाँ पे वायरिंग करना होगा, क्योंकि उस सब का जो पावर का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 15 एम्पियर वाला का वहाँ पे वायरिंग करते हैं। और 15 एम्पियर वाले को
को जब वायरिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पावर वायरिंग बोलते हैं। समझ गए आप लोग डिफरेंस 5 एम्पियर वाले में और 15 एम्पियर वाले में क्या डिफरेंस होता है। दोनों जो है वो आपका यूज होता है अलग अलग जो डिवाइस में जो है वो हम लोग घर में यूज करते हैं उस टाइप से होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जितना भी आपका मेन जो कॉन्सेप्ट था आपका भारतीय भवन का बुक है उस क्वेश्चन में जो है नहीं दिया था, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे भारतीय भवन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा वो हम बताएंगे और जो जो आपका इंपॉर्टेंट था उसको हम एक जगह लिख दिए। इसको आप नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरीय जो है वो प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो अभी बताएं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जो आपका मैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्शन फोर्स, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होगा उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय ध्रुव बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल बोलेंगे उसको। थर्ड क्वेश्चन है, क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। तो दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। हम अभी बताए थे कि आपका इस तरीके से जो नॉर्थ और साउथ में था उसमें दिखाए थे ना कि सब अपना अपना अलग अलग पास हो रहा है। जब अलग अलग होगा तो वो क्यों किसी को वहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को काट नहीं पाएगा। इस चीज़ का अभी एक्सपेरिमेंट में हम जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चौथा देखिए, चौथा में है आपका चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। जो दिक सूचक मिस हो गया आपका जो है वो कंपास हो गया। मतलब ये होता है कि क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आसपास विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र के आसपास विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्शन तो शो करेगा, है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे होता है, डिफ्लेक्शन शो करना मतलब वहाँ पे वो चीज़ हिलते रहता है, मतलब वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होता है, जो कि ऑस्टेड ने भी ये चीज़ बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये होता है आपका धारा के प्रभाव एवं धारा के ध्रुव पे, मतलब जो करंट का जो इफेक्ट है उस पर होता है और उसका जो क्या चीज़ है, जो आपका पोल है उस पर आपका ये चीज़ निर्भर करता है कि उसका क्या विचलन होगा, जो उसका डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ऑस्टेड का जो प्रयोग था वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका जो होता है जब किसी विद्युत रोधी तार को किसी खोखले नली पर अनेक फेरे में लपेट दिया जाता है तो ऐसे युक्ति को हम लोग परिनालिका कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये सब छोटा छोटा है, वो चीज़ आपका कभी कभी पूछता है आपका, तो देख लीजिए आप लोग, इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्रोड किसे कहते हैं। क्रोड जो कि होता है आपका परिनालिका के भीतर नर्म लोहा के छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। जो परिनालिका होता है उसका जो होता है नर्म लोहा उसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। ये चीज़ इस सब चीज़ का जो उपयोग है अभी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें समझाएंगे, तो आपको ये सारा जो टूल है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत की सूची बनाइए। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किन किन स्रोतों से होता है। तो फर्स्ट है आपका 3 स्रोत। देखिए यहाँ पे आप जब आंसर लिखिएगा तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत लिख के उसके बाद ये चीज़ लिखिएगा। आप डायरेक्ट लिखिएगा उसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखने से आपका क्या होता है, यहाँ पे जो है वो इंप्रेशन जो एग्जामिनर का होता है वो अच्छे से बन जाता है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। फर्स्ट है आपका धारा की दिशा, मतलब जब डायरेक्शन क्या है आपका उस पर डिपेंड करता है। चालक की दिशा मतलब जो कंडक्टर आप सेट किए हैं उसका क्या दिशा है, और प्रभावित धारा का मान मतलब वहाँ से कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। ये चीज़ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो डिपेंड करता है। 3 आपको यहाँ पे बोला था बताने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक की दर पे आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही का मान चुंबक के नज़दीक होगा। जब चुंबक के नज़दीक होगा तो उसका क्या होगा, वैल्यू जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से आने के कारण क्या होगा, वहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति है तब कुंडली
में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के बारे में है यहाँ पे, जो भी हम लोग इसको जो है वो मेन पॉइंट में भी देखे थे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। मतलब विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं उसको चलाने के लिए। तो उसमें क्या हो गया आपका, पानी का नल, चक्की, जो आटा चक्की होता है, मतलब जो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि आटा चक्की में यूज करते हैं। हलड़ चक्की, पंखा या टेप रिकॉर्डर, स्पीकर, इस सब में क्या होता है आपका जो है वो विद्युत मोटर का यूज होता है, जो आपका वहाँ पे चलते रहता है उस टाइप से, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत मोटर। इसके बारे में भी अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि विद्युत मोटर होता क्या है। यहाँ पे सारा जो है वो जिस टाइप से आपका क्वेश्चन है उसी टाइप से यहाँ पे सारा आंसर लिखे हैं। और ये आपका जो नोट है उसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो आपका बहुत ही सटीक तरीके से लिखा हुआ है और ऐसा है कि आप लोग को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब जो हम बताए हैं कि जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। जब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे एक प्रेरण बल उत्पन्न होता है, इसमें लगे आर्मेचर को घुमाने का काम करता है। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें जो वहाँ पे जो इंडक्शन जो फोर्स होता है, हम बताए थे कि जो फ्लेमिंग्स का लॉ, उसी से यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि वहाँ पे एक फोर्स होगा और उस वो फोर्स क्या करता है, वहाँ पे आर्मेचर को वहाँ पे घुमाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिए, यहाँ पे मैग्नेट रख दिए और यहाँ पे इस तरीके का आपको यहाँ पे आर्मेचर यहाँ पे लगा दिए हैं और यहाँ पे मान के चलिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसी तरीके से यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। इसी तरीके से यहाँ भी एक बार मैग्नेट है और आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और बीच में हम यहाँ पे आर्मेचर लगा दिए हैं। मतलब तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है तो दोनों के बीच जो यहाँ पे जो अट्रैक्शन वाला होगा उसके साथ क्या करेगा, ये बीच में जो रहेगा ये तो घूमेगा। वहीं पे क्या होता है, जब हम बताए थे ना कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आपका आर्मेचर को क्या करेगा, घुमाने का काम करेगा। ये आपका जो विद्युत मोटर होता है उस कॉन्सेप्ट में अभी बताएंगे। बेसिक है, आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है और वहाँ पे घूमने का काम करता है। इसी तरीके से होता है विद्युत जनित्र मतलब ये जनरेटर का बात बोल रहे हैं यहाँ पे। जनरेटर का क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत जनित्र बोलते हैं। ये आपका एक मतलब डिवाइस होता है। इसके बारे में ये आपका जनरेटर जिसको बोलते हैं, मेन बेसिक चीज़ वही है आपका। साधारण भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका जनित्र है, मतलब ये जनरेटर है। यहाँ पे देख लीजिए विद्युत जनरेटर सिद्धांत, विद्युत जनित्र सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, जब कभी कुंडली और किसी चुम्बक के बीच अपेक्षित गति होती है तब कुंडली से विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है। ये आपका सिद्धांत है, छोटा सा है, इसको समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत जनित्र का उपयोग क्या है। मतलब विद्युत जनित्र का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रोशनी जलाने में, पंखा चलाने में, साउंड बजाने में, सिंचाई करने में। मतलब जो आप जनरेटर का यूज करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं, जनरेटर से करंट उत्पन्न होता है, उसमें हम लोग लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, जो भी आपका जो यूज है वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर से कर लेते हैं। साउंड बजाने में, डीजे वगैरह बजाते हैं, उसमें यूज करते हैं ना हम लोग जनरेटर का, वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, दृष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। दृष्ट धारा मीन्स क्या हो गया, आपका डायरेक्ट करंट, जो कि आपका होता है डीसी भी हम इसको बोलते हैं। ये आपका जो है डायरेक्ट करंट, इसका जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में आपका होते रहता है, मतलब एक कांस्टेंट फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे कि आपका एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। देख लीजिए इसका जो स्रोत है उसका नाम है आपका यहाँ पे जो है वो सौर ऊर्जा, सेल, बड़ा सेल, डीसी जनित्र, जो आपका डीसी जनरेटर भी आता है, और यहाँ पे होता है आपका पवन ऊर्जा के लिए हम लोग यूज करते हैं। पवन ऊर्जा आप लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में हमें अभी आने वाला चैप्टर है उसमें हम बताएंगे कि पवन ऊर्जा कैसे होता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपका वो लिंकेज है, मतलब पिछला चैप्टर पढ़िएगा तब आपका आगे वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ है आपका। तो ये सारा चैप्टर जितना भी बताया है आपका 1-1 घंटा का लेक्चर है, लेकिन आपका सारा यहाँ पे सारा समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने में स्रोत के नाम लिखिए। मतलब कौन सा स्रोत होता है, स्रोत मतलब सोर्स,
तो यहाँ पे हो गया, पहले थर्मल पावर का यूज करते हैं, हाइड्रो पावर का, एसी जनित्र का। जो आपका थर्मल पावर होता है और हाइड्रो पावर होता है ये बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे आपका अच्छे से किया जाता है। और एसी जनित्र जो होता है, जो हम लोग जनरेटर बोलते हैं, ये हम लोग प्रायः आप लोग गाँवों में भी देखते होइएगा, शादी वगैरह में भी इन सब चीज़ों का यूज मतलब हम लोग खुद से भी कर लेते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर और थर्मल पावर, इसके लिए आपका बहुत सारा चीज़ों का ज़रूरी होगा, अच्छा लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपका गवर्नमेंट वगैरह के द्वारा करवाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, एसी जनरेट होता है, उसके बाद वहाँ से आपका करंट का फ्लो आने के बाद हम लोग उसका यूज हम लोग घरों में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्रोत का नाम पूछा था तो हम बता दिए। इस तीनों में आपका अंतर है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एसी का जो है वो हम लोग कहीं भी खुद से यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन थर्मल और हाइड्रो पावर को जो है वो ये आपका जो है वो अच्छे लेवल पे होता है ये चीज़ का यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत में उदासीन तथा भूतारों को विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग का होता है। मतलब हम लोग बताएं कि तार होता है, लेकिन तार को हम लोग छूते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, करंट का जो फ्लो है वो हम लोग को नहीं लगे, इसलिए हम लोग विद्युत रोधी आवरण यूज करते हैं। प्लास्टिक का हो या कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ से आपका क्या होता है वो बैड कंडक्टर हो, मतलब वहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, तो उसमें हम लोग किस कलर का तार यूज करते हैं। तो विद्युत में जो होगा, जिसको हम लोग बताएं लाल रंग से यूज करते हैं। उदासीन तार, न्यूट्रल तार आपका काला रंग से होता है, और जो अर्थिंग वाला तार होता है वो हरा रंग से यूज होता है। देखिए ये चीज़ हम बताए थे अभी भी, तो आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। लघु पतन का मतलब होता है, आप लोग सुने होइएगा कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जानते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। तो लघु पतन जो होता है, इसमें जो होता है जब किसी दो तार को जो है वो क्या होता है, जब विद्युत में तार और उदासीन तार, जहाँ से गर्म तार और ठंडा तार, या आप बोल सकते हैं जो जहाँ से तार आता है पॉजिटिव वाला और निगेटिव तार, इस दोनों तार अगर एक साथ मिल जाएगा कभी भी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने के कारण कभी कभी आपका जो है वो आपका जितना भी डिवाइस है वो जल जाता है, मतलब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने से आपका आग भी लग जाता है। इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है वो तारों पे जो है वो आवरण का यूज करते हैं, मतलब विद्युत रोधी आवरण का। समझ गए यहाँ पे दो जो है वो लघु पतन क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट होता है आपका विद्युत में तार, और उदासीन तार को जो है वो जब सट जाएगा तो हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भूतार का क्या कार्य है। मतलब जो अर्थिंग होता है, तो हम लोग तो समझ गए कि पॉजिटिव तार से करंट जाता है और नेगेटिव तार से जो है वो आता है, मतलब जो न्यूट्रल तार होता है, तो इसको गर्म और इसको ठंडा बोलते हैं। लेकिन जब हम इसमें जो अर्थिंग का यूज करते हैं, हम लोग वो क्यों करते हैं, अर्थिंग का यूज हम लोग करते हैं इसलिए कि यदि किसी कारणवश जब आपका धातु होगा वो आपका साधित्र से विद्युत संपर्क में आ जाता है, मतलब विद्युत संपर्क में आ जाता है, तो वह धारा आपका धरती में भेज जो है वो अनावृत जो आपका दुर्घटना है उसको होने से बचाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मान के चलिए कि क्या हो गया कि जो आप यहाँ पे डिवाइस लगा है, मान के चलिए ये आपका यहाँ पे फ्रीज लगा हुआ है, तो फ्रीज में क्या होता है कि वहाँ पे जब भी आप जो है वो हम बताएं कि 15 एम्पियर वगैरह का होता है, तो उसमें करंट का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रीज वगैरह जो होता है ज़्यादातर आपका जो है वो लोहा वगैरह का होता है ना। तो वहाँ पे अगर कोई भी तार आपका कट जाएगा, जब आप इस डिवाइस को टच कीजिएगा हाथ से, तो वहाँ पे तो आपको करंट लग सकता है ना। तो वहाँ पे इसी चीज़ को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज कर लेते हैं। अर्थिंग के यूज से हम लोग वो उस दुर्घटना से बच सकते हैं, इसलिए भू संपर्क तार का ये चीज़ काम होता है कि उस करंट को नीचे धरती में भेज सके। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है। उसमें क्या होता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का जो होता है उसमें हम लोग सीरीज में यूज करते हैं, और यहाँ पे 5 एम्पियर वहाँ पे करंट का पासिंग होता है, वो इसका होना चाहिए, 220 का और 50 हर्ट्ज का होना चाहिए। ये आप लोग घर में भी यूज करते हैं, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं इस सब के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसका फ्यूज पिघल जाता है, वह फ्यूज को किस गुण पर निर्धारित करता है। मतलब जो आपका पे जो वोल्ट है वो कितना पासिंग हो रहा है, इसको क्या होता है आपका फ्यूज की क्षमता पे डिपेंड करता है कि फ्यूज का आपका कि कौन सा फ्यूज लगाए हैं। तो फ्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप का आता है, ये चीज़ के बारे में भी हम पिछले चैप्टर में बताए थे कि फ्यूज होता है क्या है, उसमें किस टाइप का उसका क्षमता होता है। इस चीज़ के लिए आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लीजिए कि फ्यूज़ क्या होता है और वहाँ पे जो है वो क्यों हम यूज करते हैं, क्यों उसका जो क्षमता है वो अलग अलग टाइप का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 24 से है आपका, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल था, उसमें क्या बोला है, मैं मुट्ठी की अंगुली की दिशा, मतलब कि मुट्ठी में जो अंगुली की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो आपका मुट्ठी जब बंद करते हैं वहाँ पे जो आपका अंगुली है, जो 4 अंगुली जो वो करते हैं, जो दाहिना जो मैक्सवेल का रूल है, वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ होगा। मैक्सवेल का जो लॉ है उसके बारे में अभी हम पूरा डीपली बात करेंगे कि कौन सा उंगली आपका किस किस चीज़ को डायरेक्शन में, मतलब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है और उस पर जो फोर्स है वो कौन चीज़ बताता है। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं उसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब आने वाला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहाँ पे 24 क्वेश्चन तक यहाँ पे सॉल्व किए। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो चुंबकीय पदार्थ जो कि आपका जो है वो क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, उसको हम बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसमें होता है क्या है आपका, जो लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, ये सब चीज़ मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, जो कि जो है अपनी ओर चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपका यहाँ पे उदाहरण लिख दीजिए, क्योंकि लघु उत्तरीय है, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखना जरूरी है। अगर अति लघु उत्तरीय में तो सिर्फ परिभाषा भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अचुंबकीय पदार्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, मतलब प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, तांबा हो गया, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अगर आप लोग को डायग्राम बनाना अच्छा लगता है तो सही है, लेकिन यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं वो चीज़। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे छड़ चुंबक मतलब कि हो गया आपका बाड़ मैग्नेट होगा। छड़ चुंबक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाड़ मैग्नेट। तो देखिए ये आपका छड़ चुंबक है। यहाँ पे क्या कीजिए कि आप एक साइड हो गया आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे हो गया साउथ पोल, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आपका फ्लो होगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन इसका क्या होगा, इस तरीके का डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से ऊपर में भी इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे जो बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इस तरीके से यहाँ पे चल जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब डायग्राम है आपका, कभी कभार जो है आपका। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका यहाँ पे इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा, देख लीजिए। तो इसी तरीके का आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिए यहाँ पे पेंसिल वगैरह से। ये चीज़ आपका नोट्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इस टाइप का आपका जो है वो डायग्राम यहाँ पे बनाना था क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमको थोड़ा सा स्पीड बताना होगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं कि आप लोग को जो है वो यहाँ पे सारा चैप्टर कम समय में ही कवर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा में बोल रहा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों की सूची बनाइए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या गुण होता है। फर्स्ट देखिए यहाँ, एक धारावाही तार में दृष्ट धारा भेजने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब किसी कंडक्टर में आप वहाँ से जो है वो करंट पास कीजिएगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सेकंड पॉइंट है आपका, धारावाही परिनालिका में दृष्ट धारा भेजने पर जो है वो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये भी सही। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, चुंबकीय छड़ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो छड़ होगा उसमें भी आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो परिनालिका होगा उसके अंदर होगा, और जो धारावाही तार भेजेंगे इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये आपका इसका जो है वो पॉजिटिव साइड है आपका, जो इसका जो है वो एडवांटेज है चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट बताते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसको जो है वो अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें होता है कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद वक्र में होती है। हम अभी दिखाए थे डायग्राम में, एक वक्र में है। तो ये क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये मतलब नॉर्थ से साउथ पोल में जब जाएगा तब क्या होगा, जो चुंबक का जो अंदर में क्या होता है, चुंबक के भीतर होते हुए जो उत्तरी ध्रुव से क्या होता है वो वापस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, समझ गए। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपण करने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, ये होती है आपका समांतर होती है और एक दूसरे के बराबर होती है। एक दूसरे के बराबर होगा तब तो समान चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे जो है वो आपका डेवलप होगा, मतलब वहाँ पे जो जनरेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, मतलब ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित और वृत्तों के पैटर्न पे होती है, मतलब इस टाइप से आपका जो है वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से आपका बनेगा, इस टाइप से आपका वहाँ पे बनेगा, समझ गए। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक तरफ से आएगा और एक तरफ से जाएगा, मतलब इस तरीके से उसका डायरेक्शन होगा। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पार्श्व में दक्षिणवार्त और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त जो है आपका अंगुष्ठ नियम को लागू करके पार्श्व के भीतर जो है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशाएं ज्ञात कीजिए। जो आपका वहाँ पे जो पार्श्व होगा उसमें क्या होगा कि कौन सा जो डायरेक्शन में वहाँ पे पास होगा। तो पार्श्व के भीतर विद्युत धारा है बाएं से दाएं की ओर जाएगी और जो पास से बाहर क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बाहर भी वही होगा और उसके भीतर भी क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर वहाँ पे जो है वो प्रवाहित होगा। ये आपका जो है मैक्सवेल का जो आपका राइट हैंड रूल था, उससे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बताए हैं कि विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होगा। तो विद्युत धारा का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, दाहिने हाथ की उंगली को मोड़ते हैं जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और अंगूठा क्या बताता है आपका जो वहाँ पे डायरेक्शन बताता है। इस चीज़ के बारे में भी आगे देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त। तो ये है आपका मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, जिसमें है कि यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा उसका जो धारा की दिशा की ओर क्या है संकेत करते हुए अन्य हाथों की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बताती है। इसमें आपका होता है कि जब हम हाथ की उंगलियों को मोड़ते हैं तो जो मोड़ने वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र का होता है, मैग्नेटिक एरिया का होता है, और जो आपका अंगूठा का वो आपका जो डायरेक्शन ऑफ जो है आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो वहाँ पे बताता है। ये मैक्सवेल का लॉ है, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका जो है वो एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी ध्रुव धारावाही परिनालिका को उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें है कि देखिए जब परिनालिका को क्या कीजिएगा आप यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र आपका वहाँ पे दिखेगा, तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यहाँ पे हम अभी बताएंगे कि एक चुंबक होता है जो कि आपका चुंबक होता है, और एक चुंबक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको पास करवाने के बनाते हैं। तो इसमें वही चीज़ यहाँ पे आएगा कि जब परिनालिका के क्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो वहाँ पे परिनालिका के भीतर जो है वहाँ पे चुंबक की तरह वो बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। जब चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारा के धारावाही में जो है वो परिनालिका से ध्रुव ज्ञात करने के लिए इसके किनारे क्षण चुंबक को ध्रुव जैसे जो है वो एन लाया जाता है। यदि परिनालिका को आकर्षित करती है तो धारावाही जो है वो दक्षिणी ध्रुव निर्धारित करती है। शेष क्या हो गया, जो आप उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा, आपका उत्तरी ध्रुव बच जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। उस चीज़ को आप लोग जो है वो अच्छे से समझ लीजिए। जो भी मेन पॉइंट है वो चीज़ आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना है उसको आप पढ़ लीजिए ऐसे जो है वो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ पे 10 में है विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक। अभी हम बात किए थे पिछले वाले में, वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक विद्युत चुम्बक होता है और एक बोलते हैं अस्थायी चुम्बक, जो एक चुम्बक बना होता है, और एक विद्युत चुम्बक होता है जिसको हम लोग मतलब जो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तब वहाँ से वो चीज़ बनता है। तो देखिए इसमें ये दोनों में क्या अंतर है ये हमको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है आपका कि विद्युत चुम्बक जो है वो नर्म लोहे के तार से धारावाहित प्रवाही करने पे बनता है। नर्म लोहा में जब आप क्या कीजिएगा,
इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा तो वहाँ पे वो विद्युत चुम्बक बन जाएगा। लेकिन अस्थायी चुम्बक क्या होता है, इस्पात में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो है वो अस्थायी चुम्बक बन जाता है। जो एक इस्पात होता है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो है वो अस्थायी चुम्बक बन जाएगा। और जो आपका विद्युत चुम्बक होता है उसमें होता है कि जब तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करते रहिएगा वहाँ पे वो जो है वो मैग्नेट की तरह वहाँ पे वो बिहेव करेगा। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका विद्युत चुम्बक का चुंबकीय गुण प्रवाहित धारा के समय तक ही सीमित रहता है। देखिए सेकंड हम बताए थे अभी कि जब तक आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, धारा प्रवाह कीजिएगा, जो करंट पास होगा तब तक ही वहाँ पे चुंबकीय जो वहाँ पे इफेक्ट है वो वहाँ पे रहेगा। लेकिन अस्थायी चुम्बक में ऐसा नहीं होता है। अस्थायी चुम्बक का जो गुण होता है वो हमेशा के लिए बना रहता है, मतलब हमेशा रहता है। कि जो चुम्बक आप लोग रेडियो स्पीकर में देखते हैं या जो स्पीकर से निकालते देखते होइएगा वो होता है आपका अस्थायी चुम्बक। और एक चुम्बक होता है जो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस्पात में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आपका विद्युत चुम्बक की तरह बिहेव करता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका अधिकतर विद्युत चुम्बक कृत्रिम होता है। मतलब जो अधिकतर जो आपका विद्युत चुम्बक होता है वो आपका आर्टिफिशियल होता है। लेकिन अस्थायी चुम्बक क्या होता है, आपका प्राकृतिक होता है, जो नेचर से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे अस्थायी चुम्बक बोलते हैं। और जो आपका जो कृत्रिम चुम्बक होता है जो कि आपका आर्टिफिशियल होता है, ये आपका जो है विद्युत धारा से प्रवाहित होने से बनता है। फोर्थ पॉइंट है आपका विद्युत चुम्बक कम शक्तिशाली होती है लेकिन अस्थायी चुम्बक अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए हो जाता है यहाँ पे क्योंकि हम जब तक पास करवाएंगे किसी भी जो कंडक्टर से तो वहाँ पे तभी तक वहाँ पे विद्युत चुम्बकीय रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचर से है। तो हम बताएं नेचर से जो चीज़ आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका रहता है। मान के चलिए कि आपका जो भी है बॉडी के अंदर ही देख लीजिए, बॉडी के अंदर जो भी आपका नेचर से मिला हुआ है, सर के ऊपर बाल है या कुछ भी है, तो ये आपका जो एक बार जो मिला है नेचर से वो जितना शक्तिशाली रहेगा, मतलब वो जितना मजबूत रहेगा, वो आप आर्टिफिशियल तरीके से लगाइएगा कोई चीज़, बाल हटने के बाद अगर लगवाते हैं तो वो आपका उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, मतलब वो उतना मजबूत नहीं होगा। जो चीज़ आपको नेचर से मिलता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 पॉइंट है। तो आप एग्ज़ाम के अंदर इसी तरीके से इसको पॉइंट बाई करके आप पॉइंट के वाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे 1 2 3 करके या ABC करके यहाँ पे पॉइंट करके आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ये सब आपका लिखने का तरीका है। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका विद्युत चुम्बक में नर्म लौह क्लोड का इस्तेमाल क्यों होता है। जो विद्युत चुम्बक होता है उसमें हम नर्म लौह क्लोड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्योंकि जो नर्म लौह क्लोड होता है वो विद्युत धारा के कारण तुरंत चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, मतलब चुंबकित हो जाता है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा तुरंत आ जाता है। तो इसलिए विद्युत का जो विच्छेद होता है, जो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पे चुंबकीय गुण जो है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। इस स्थान पर यदि इस्पात का उपयोग किया जाए तो अस्थायी चुम्बक बन जाता है। हम बताए थे कि अभी ही कि जो अगर आप नर्म लौह का यूज कीजिएगा उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो विद्युत चुम्बक बनेगा, लेकिन अगर आप उसी में इस्पात का यूज करते हैं तो वो आपका अस्थायी चुम्बक बन जाता है। इसीलिए अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए विद्युत चुम्बक में नर्म लौह कोड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को अस्थायी चुम्बक बनाना है मतलब कुछ देर के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वो नर्म लौह क्रोड का जो नर्म लोहा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, क्रोड बना कर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे विद्युत चुम्बक आपका बन जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका फ्लेमिंग्स का बाम हस्त नियम लिखें और समझाएं। तो यहाँ पे बोलना है लिखिए और समझाएं। तो देखिए फर्स्ट है आपका यदि बाएं हाथ की तर्जनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पिछले चैप्टर में भी था और यहाँ भी है। तो देखिए फ्लेमिंग्स जो है लेफ्ट हैंड रूल, ये बोल रहा है आपका यदि बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, माध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा उस पर लगने वाले बल को सूचित करता है। ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या है यहाँ पे तो डायग्राम बना के नहीं समझाइएगा कि उसका डायग्राम हाथ का पूरा चित्र बनाएगा, इतना एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता। तो आप इसको समझाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, जिसमें ये तर्जनी बना दीजिए, ये माध्यमा और ये अंगूठा। तो तर्जनी क्या कर दिया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बताता है, माध्यमा क्या है विद्युत धारा बताता है, और अंगूठा क्या है उस पर लगने वाले बल को यहाँ पे सूचित करता है। तो आप इस तीनों को इस तरीके से जो है वो एग्जाम के अंदर बना के डायग्राम जो है वो समझा सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप मान लीजिए कि आप किसी घर के कमरे में अपनी पीठ को
किसी एक दीवार में लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे से दीवार से सामने वाली दीवार की ओर जो है वो क्षैतिज जो है वो गमन करते हुए, मतलब हॉरिजेंटली यहाँ पे जो पास हो रहा है, गमन करते हुए प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा दाईं ओर से विक्षेपित होकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो आप जो बैठे हैं उसमें जो है वो दीवार से लगा के बैठे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुंज होगा, तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पे आपका क्षैतिज है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वर्टिकली होगा और ऊर्ध्वाधर होगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कि जो डायरेक्शन होता है, अगर इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है तो ये आपका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस तरीके से यहाँ पे होगा, फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब बढ़ाइएगा तो फिर यहाँ डायरेक्शन ये होगा और इधर ये इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर में से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में, फर्स्ट है आपका, कुंडली में धकेला जाए। जब कुंडली में धकेलिएगा तो गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेपण शो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि तांबा का तार है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ होता है, समझ गए। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में स्थित विपरीत दिशा को विक्षेपण करेगा। जब बाहर खींचेगा तो वो भीतर की तरफ दिखाएगा, है ना, मतलब विपरीत दिशा में क्या होगा, उसका विक्षेपण होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी का, कुंडली के भीतर स्थित क्या रखा जाए, तो कोई विक्षेपण, कुंडली के भीतर स्थिर रख दीजिएगा तो वहाँ पे विक्षेपण नहीं होगा, लेकिन उसी को जो आप मोशन में लाइएगा, मतलब गति में लाइएगा, तो वहाँ पे विक्षेपण होगा, दिखाएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको स्थिर में रखिएगा तो नहीं होगा वो चीज़। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या बी में विद्युत धारा प्रेरित होगा। कारण लिखिए। तो इसमें होगा कि यदि कुंडली ए में विद्युत धारा कोई परिवर्तन करे तो बी में क्या होगा, विक्षेपण होगा। अभी बताए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में विक्षेपण होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर गति होना चाहिए, मतलब वो है वो एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए बी कुंडली ए कुंडली के निकट है तथा कुंडली आसपास विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसके कारण बी में विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, फ्लेमिंग्स का दक्षिण हस्त नियम लिखें और समझाएं। एक था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ, एक था फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ। तो ये आपका राइट हैंड लॉ है, एक मैक्सवेल का भी है, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए फ्लेमिंग्स का जो यहाँ पे दक्षिण हस्त नियम है, यदि दाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी माध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि समकोणीय रखा जाए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करता है, अंगूठा क्या है आपका गति की दिशा, मतलब किस दिशा में उसका जो है वो मतलब आगे बढ़ रहा है वो बताएगा, तो उस पर माध्यमा क्या होगा, प्रेरित जो है वो धारा की दिशा को आपको वहाँ पे सूचित करेगा। ये आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम था। क्वेश्चन नंबर 17 में है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने से विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। मतलब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने का ढंग क्या होगा, कुंडली के समांतर विद्युत धारा प्रवाहित होगा और कुंडली के लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित होगा और के ध्रुव बदल बदल कर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ये चीज़ कुंडली के अंदर ये तीन टाइप का जो है यहाँ पे जो है वो चीज़ आपको दिखने को मिलेगा। जब आप क्या कीजिएगा, जो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इस टाइप से उसका जो आपका दिखेगा, इस टाइप का जो होगा। तीन आपका यहाँ पे केस हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है, विद्युत मोटर में विभक्त विलय की क्या भूमिका है। विभक्त विलय जो क्या होता है, धन ध्रुव और क्या है ऋण ध्रुव, मतलब जो आपका पॉजिटिव पोल होगा और निगेटिव पोल होगा, ये दोनों क्या होगा वहाँ अलग अलग होगा। यह इसलिए होगा वहाँ पे क्योंकि जब मोटर में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा वहाँ पे काम करता है, जिससे क्या होता है कि मोटर का जो क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, जो क्षमता होता है उससे वहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे इस विभक्त विलय का यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है। दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, बहुत देर से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम समझाएंगे कि दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो दृष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं डीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जब आपका डीसी धारा देखिए, जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। और इसी में देख लीजिए एसी में, इसमें क्या होता है, किसी परिपथ में धारा समय के साथ बढ़ती
बदलती रहती है, उसी को हम एसी करंट बोलते हैं। आप बल्ब देखते होइएगा, बल्ब में क्या होता है, जब हम लोग का वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब, जो एलईडी का बात नहीं बोल रहे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बल्ब हम अभी बताएं तो फिलामेंट वगैरह लगा रहता है, 100 वाट वगैरह का आता है, उसमें बता रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब आपका वोल्टेज कम होता है तो वो वहाँ पे जो है वो टिमटिमाना शुरू कर देता है। वो टिमटिमाना क्यों शुरू करता है, बल्ब जो है आपका कभी लाइट कम देता है कभी ज़्यादा देता है, वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे जो परिपथ में जो आपका सर्किट है, वहाँ पे धारा का जो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वो आपका कम ज़्यादा होते रहता है। ये आपका एसी का बात है। ये चीज़ आप जनरेटर में भी बल्ब लगा रहता है तो उसको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो चीज़ आपका अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि विद्युत जनित्र जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ को। तो ये सब चीज़ अब देखिए। सेकंड है इसका, डीसी धारा का मान कम होता है, एसी धारा का मान अधिक होता है। हम लोग जानते हैं कि डीसी में क्या होता है, हम लोग जो स्टोरेज रखते हैं उसको जो एक डायरेक्शन में पास करवाते हैं, इसलिए उसका मान जो है वो कम होता है। लेकिन एसी में बढ़ते घटते रहता है तो मान बढ़ता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जो है वो जो डीसी का एसी करंट होता है उसको हम लोग जो है वो बहुत कम कम करके वहाँ पे तार का यूज करते हैं और कहीं फ्यूज़ का यूज करते हैं, और यहाँ पे जितना भी धारा है उसको कंट्रोल करके यूज करते हैं। जितना हम लोग का सप्लाई होगा उतना ही हम लोग वहाँ पे जो भेजते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका, डीसी धारा को दूर तक नहीं ले जाया सकता, लेकिन एसी धारा को क्या कर सकते हैं आप, एक से दूसरे जगह तीसरे जगह आप वहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि पोल होता है और पोल में क्या होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है, तो वहाँ से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं। एसी धारा आप इसको भेज सकते हैं। और जो डीसी धारा का जो आपका आविष्कार हुआ था, उसमें जो है वो चीज़ जो है वो जो एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए थे, उन्होंने इनके डीसी धारा के ऊपर काम किया था। और जो एसी धारा है इसके ऊपर जो निकोला टेस्ला का आप लोग नाम सुने होइएगा, उन्होंने एसी धारा के ऊपर काम किया था। तो एसी धारा डीसी धारा में ये चीज़ हुआ था। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कहानी है, इसके बारे में हम आपका कभी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे वहाँ पे कि डीसी और एसी में क्या क्या आपका हुआ था, वहाँ पे किस टाइप का वहाँ पे मेन स्टोरी है उसके बारे में। यहाँ पे आप लोग बेसिक चीज़ यहाँ पे पहले समझ लीजिए। ये देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका, डीसी को ट्रांसफार्मर द्वारा अधिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन एसी को ट्रांसफार्मर द्वारा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो आपका जो वो चीज़ है करंट है उसको बढ़ाता घटाने में जो कंट्रोलर होता है, तो वो क्या करता है, आपको एसी को बढ़ा देता है, लेकिन डीसी में वो चीज़ नहीं होता। और देखिए पांचवा पॉइंट है, डीसी धारा कम खतरनाक होती है। मतलब डीसी का धारा है, मतलब एक फ्लो में बह रहा है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, आपको करंट भी लगेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एसी वाला जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो लगता है तो आपको मतलब भयानक वाला आपको झटका लगता है। तो 5 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पांचों पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको अब ज़्यादातर जो है आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब देखिए। नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखें। फर्स्ट में है, किसी विद्युत धारा सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या होता है, दक्षिण हस्त, मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है, जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है, ये चीज़ आपका यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ रूल बताना है कि जब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को जो चालक के चारों ओर बताएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बताने वाला जो लॉ होगा वो कौन सा लॉ होगा, वो होगा आपका मैक्सवेल का जो है वो राइट हैंड रूल होगा। यहाँ पे सिर्फ हमको रूल बताना है। सेकंड देखिए, सेकंड में है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक का जो है वो आरोपित बल तथा आरोपित बल जो हम लोग निकालते हैं, जो उसका मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, वो किस चीज़ से निकालते हैं, वो फ्लेमिंग का जो है वो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग उसको निकालते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब देखिए थर्ड है आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली का जो घूर्णन होता है, तो कुंडली में घूर्णन में उत्पन्न जो है वो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो पता करते हैं हम लोग फ्लेमिंग का जो है वो राइट हैंड रूल से, दक्षिण हस्त नियम से। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है। मतलब जब हम लोग जो आपका सर्किट जुड़ा रहता है घर में, उसमें क्या होता है, अतिभारण या लघुपतन। तो यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं यहाँ पे लघुपतन के बारे में, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सब जो आपका तार होता है, जो आपका प्लस वाला और माइनस वाला तार होता है, इसमें क्या होता है कि जब दोनों जो तार होता है, ये तार जो होता है, ये जो है आपका कहीं पे कट गया या कुछ ऐसा हो गया,
उसके कारण वहाँ पे क्या होता है, सट जाता है दोनों, मतलब दोनों तार जो है वो मिल जाता है। दोनों तार जब मिलेगा एक साथ प्लस और माइनस में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो रेसिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है वो जीरो हो जाएगा। प्रतिरोध आपका क्या होगा, लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर प्रतिरोध जीरो होता है किसी भी सर्किट में, मतलब जो धारा का प्रवाह होगा वो क्या होगा, जो आपका ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रवाहित होगा, है ना, आवश्यकता से अधिक प्रवाहित होगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण आपका जो भी है वो सामान आपका लगा है वो चीज़ आपका उड़ जाता है। मतलब वहाँ पे फ्यूज़ लगा है तो उसको उड़ने से बचता है, लेकिन आपका जो दोनों तार सटने से वहाँ पे जो है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। अगर ये बड़े लेवल पे हो तो वहाँ पे आग लगने का भी खतरा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट होता है, इसको बचाने के लिए हम लोग अभी बताएंगे बहुत सारा चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं जिससे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने से बचता है, मतलब लघु पतन से बचता है। सेकेंड देखिए, आपका होता है अति भारण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओवरलोडिंग। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि ओवरलोडिंग क्या होता है। जब क्या होता है कि हम लोग जो भी तार यूज करते हैं उसमें, जो मान के चलिए आप मोटर यूज करते हैं या आप जो है वो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रीज यूज करते हैं, जब क्या होता है, जब यूज होता है, मोटर होता है यूज या कोई भी बड़ा सा यूज होता है, तो उसका आप लोग देखिएगा उसका जो तार आता है वो क्या होता है, तार आपका अलग टाइप का तार आता है। ये तार अलग टाइप का क्यों आता है, क्योंकि जितना आपका क्षमता है, जो डिवाइस का क्षमता है, जो हम लोग जो युक्ति यूज करते हैं उसका जो क्षमता है वो क्या होता है कि उसी क्षमता वाला तार लगाते हैं। लेकिन अगर हम उससे कम वाला लगाते हैं, उससे कम वाला लगाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो धारा उपयोग से अधिक युक्ति में जोड़ दिया जाता है, तो धारा का जो प्रतिरोध है उसका रेसिस्टेंस वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे एकाएक अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे क्या होता है, परिपथ में जो है वो तार जल जाते हैं, जो तार है वो आपका जल जाएगा। तो इसी को हम लोग अति भारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। समझ गए, ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग अच्छी से समझ लीजिए, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका धातु के आवरण विद्युत साधित्रों में भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका, यदि किसी कारणवश धातु के साधित्र में विद्युत संपर्क में आ जाए, वह धारा को मिट्टी में भेजकर अनावश्यक दुर्घटना नहीं होने देता है। इसलिए जो आपका धातु के आवरण को हम साधित्र से जो है विद्युत साधित्र से जोड़ते हैं। समझ गए ना, जो आप प्लग देखते होइएगा, जो 3 टाइप का प्लग होता है, तो एक तो होता है प्लस वाला, एक माइनस वाला, लेकिन एक बीच में रहता है वहाँ पे दिया हुआ प्लग, जो मोटा सा हो और बड़ा होता है दोनों की अपेक्षा, तो वो इसी का काम करता है, जो आपका जो भू संपर्कित जो होता है, जो आपका अर्थिंग होता है उसी का काम करता है। आपको आयरन में ये चीज़ मिल जाएगा, मोटर में मिल जाएगा, फ्रीज में मिल जाएगा, इस टाइप का जो कोडिंग होता है किया हुआ वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। नंबर 23 है, इसमें बोल रहा है बहुत से विद्युत उपकरण परिपथ में भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। इसका यही कारण है कि आपका जो वहाँ पे अनावश्यक दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है उसी का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब सेम क्वेश्चन है, दोनों का कहने का मतलब वहाँ पे सेम ही है कि क्या कारण है, और इसी को पूछ दिया है कि, तो जो 22 का आंसर होगा उसी को आप लोग यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका जो यहाँ पे लैंग्वेज है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपका, घरों में वायरिंग में 2 विभिन्न एम्पियर के परिपथ का उपयोग क्यों करते हैं। अभी हम बताए थे कि 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का, तो दोनों में जो हम अलग अलग टाइप का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो घर में यूज, हम लोग जो चीज़ डिवाइस करते हैं, जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं, तो उसका जो क्षमता होता है वो अलग अलग होता है ना। तो अलग अलग क्षमता के लिए अलग अलग पावर सप्लाई कीजिएगा ना। जैसे मान के चलिए घर में हम लोग जो फैमिली में रहते हैं तो क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है और कोई मतलब बड़े हैं, तो दोनों के बीच में जो आपका जो क्या होता है, जो खाना दोनों लोग खाते हैं, तो दोनों का जो खाना खाने का जो वो होता है, मतलब क्षमता होता है, दोनों अपना अपना क्षमता अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। ये किस लिए होता है कि किसी का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, किसी का कम है। तो वही चीज़ यहाँ पे मान के चलिए, इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत युक्ति का उपयोग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस का उपयोग करते हैं। कोई अधिक धारा उपयोग करता है तो कोई जो है वो अपेक्षा से कम करता है, मतलब कोई कम खाना खाता है, कोई ज़्यादा खाना खाता है। समझ गए। और क्या है यहाँ पे, इन युक्तियों को देखकर 2 प्रकार का वायरिंग किया जाता है, मतलब देखने के बाद पता चलता है ये कैसा है, फिर उसमें उस टाइप का वायरिंग किया जाता है। मतलब पहला जो घरेलू वायरिंग होता है वो 5 एम्पियर का होता है, जिसमें हम लोग पंखा, बल्ब
इस टाइप का चीज़ जो जो छोटा छोटा चीज़ होता है जिसमें पावर का सप्लाई कम होता है उसका यूज करते हैं। और दूसरा में हम लोग 15 एम्पियर का होता है जिसमें हम लोग हीटर, मोटर, फ्रिज इत्यादि यूज करते हैं, जिसमें कि पावर का कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। तो वहाँ पे 15 एम्पियर यूज करते हैं और छोटा में 5 एम्पियर के यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका घरों के विद्युत परिपथ में जो है आपका विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम हम बताए थे, समांतर क्रम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध का मान होगा वो जो आपका रेसिस्टेंस होगा उसका मान क्या होता है, कम होने से धारा का मान अधिक बना रहे। समझ गए। जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो वहाँ पे क्या, धारा का मान जो है वो अधिक होगा। आप ओम्स लॉ से जानते हैं, फर्स्ट वाले में भी हम बताए थे कि जहाँ पे प्रतिरोध का मान घटेगा तो वहाँ पे धारा का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस क्रम में जुड़ने से एक युक्ति खराब हो जाने पर जो है अन्य युक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपका एक डिवाइस खराब हो जाएगा वहाँ पे, एक जो है वो सर्किट वाला, तो दूसरा से क्या होगा आपका वहाँ पे वो चीज़ यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको हम समांतर क्रम में यूज करते हैं घरों में। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में आपका विद्युत परिपथों को अति भारण तथा लघु पतन से कैसे सुरक्षित किया जाता है। अभी बताते ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पूछ देता है कि जो आपका ओवरलोडिंग और जो शॉर्ट सर्किट होता है इसको बचाने के लिए आप लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। फ्यूज़ क्या करता है कि जब आप जो ज़रूरत से ज़्यादा आपका पासिंग होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज़ का जो तार है वो पिघल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पासिंग हो गया था, मतलब जो पावर है, तो उसके कारण वहाँ पे जो भी आपका डिवाइस वहाँ पे लगा हुआ है, पंखा, बल्ब, कुछ भी, तो वो चीज़ ख़राब होने से तो वहाँ पे बच जाता है। और वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट है या ओवरलोडिंग है उससे हम लोग बच सकते हैं। इसलिए हम लोग फ्यूज़ का उपयोग करते हैं तथा ऊंची किस्म का तार का उपयोग करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि तार का जो क्वालिटी है ये भी आपका अच्छा होना चाहिए और जो फ्यूज़ है उसका भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो अच्छा तार यूज करते हैं, और जो फ्यूज़ है वो चीज़ हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, जिससे हम लोग ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में है विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबर या जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं। पिछले वाले लेक्चर में भी हम यहाँ पे बताए थे कि क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ जो बैड कंडक्टर होता है, मतलब कुचालक होता है। दस्ताना, जूता, ये सब क्या होता है आपका कुचालक होता है। तो वहाँ पे जब विद्युत मिस्त्री जब काम करते हैं तो हाथ या पैर कुछ भी मतलब काम करते समय जो है आपका विद्युत तार से स्पर्श भी हो गया, मतलब टच भी हो जाए, वहाँ पे विद्युत में तार से हाथ या पैर सीधा संपर्क में नहीं होता है, जिससे विद्युत का झटका नहीं लगता है। समझ गए। हम बताए थे कि न्यूट्रल वहाँ पे अर्थ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या है, वो आपका दुर्घटना होने से करंट उनको नहीं लगता है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। आप लोग ये चीज़ देखे होइएगा कि आपका जो आते हैं जो पोल वगैरह पे चढ़ने के लिए वो इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका रियल लाइफ से रिलेटेड है। मतलब ये चीज़ को आप याद करके नहीं समझ सकते। इसको जब तक आप माइंड के अंदर विजुलाइज नहीं कीजिएगा, आप लोग को जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझने में दिक्कत होगा। इसलिए जो भी बता रहे हैं उसको आप घरों में जो भी सामान लगा हुआ है उससे दिमाग में विजुलाइज कीजिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका रियल लाइफ में जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें सारा चीज़ आपका यहाँ पे करंट से रिलेटेड है, वो चीज़ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो वो जितना भी बता रहे हैं उसको आप लोग समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप इसको याद कीजिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से आपका विद्युत परिपथ तथा साधित्रों के सामान्यतः उपयोग में दो सुरक्षा जो है वो उपयोग के नाम लिखे। तो इसमें उपयोग का जो है वो दो सुरक्षा बोल रहा है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सुरक्षा हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का उपयोग करते हैं जिससे हम लोग बचते हैं। दूसरा में क्या करते हैं, भू साधित्रों को जो भू संपर्कित तार से जोड़ते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं हम लोग। थर्ड जो है आपका, जो आप देखिएगा जो आपका क्लासरूम होगा या कहीं कहीं जो जहाँ पे हॉल वगैरह रहता है वहाँ पे या घर में भी आप लोग यूज करते हैं, जो मुख्यतः जो एमसीबी लगाते हैं। ये थर्ड पॉइंट है आपका। यहाँ पे दो ही बोला है लेकिन थर्ड पॉइंट हम बता दिए कि एक आपका जो ध्यान से उतर भी जाए तो आप इस चीज़ को याद में रखिए। तो एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी होता है क्या है आपका, माइनेचर सर्किट ब्रेकर। मतलब इसका मतलब होता है कि जब भी आपका वो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ पे एमसीबी गिर जाता है, तो हम लोग उस चीज़ को वहाँ से दुर्घटना होने से बच सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका कि 2 किलोवाट शक्ति
अनुमानतः एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में परिचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमानतः 5 एम्पीयर है। इससे आप किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है आपका P, जो आपका जो पावर है ये कितना है आपका 2 किलोवाट है। तो 2 किलोवाट को हम वाट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब उसको हम क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, तो 2 गुने 1000 की है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका 2000 वाट का यहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ पे जो पावर का सप्लाई होगा वो 2000 होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है पावर का वो क्या होता है P=VI। तो वहाँ के जब इसको कीजिएगा तो I= क्या हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे पावर टोटल कितना होगा 2000 वाट यहाँ पे जो है वो सप्लाई हो रहा है। लेकिन जब इसके अंदर जो वोल्टेज का जो परिपथ है वो कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट का दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिए 2000/220, 0 से 0 कट गया, 200/22 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 9.09 के बराबर। मतलब जो आपका इसका अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें बोल रहा है आपका अनुमानतः, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है आपका 9.09 आया है। मतलब इसका मतलब हो गया ये 9 एम्पियर का वहाँ पे क्या होगा करंट का वहाँ पे वो चीज़ आएगा। समझ गए, ये चीज़ आपको यहाँ से पूछ रहा था। और बोल रहा है कि इसको स्पष्ट कीजिए, मतलब कारण बताइए। तो क्या कीजिएगा विद्युत तंदूर द्वारा ली गई यह अनुमानतः 5 एम्पियर से अधिक है। अतिभारण से विद्युत परिपथ जो है वो नष्ट होने का खतरा क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। जब ओवरलोडिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा ये चीज़ खतरा हो जाएगा, है ना। 5 एम्पियर का है इसलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम लोग क्या होता है जो डोमेस्टिक जो हम लोग का जो घर में यूज करते हैं तो उसमें जो अतिभारण होता है उसमें जो ओवरलोडिंग होता है, जब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई हो जाता है, तो उससे बचने के लिए वहाँ पे क्या किया जाए। तो ये क्वेश्चन जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे हम जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको आप लोग जरूर ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन आपका छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें है, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए उच्च क्वालिटी का क्या करते हैं हम लोग तार यूज करते हैं। जो आपका वहाँ पर डिवाइस यूज रहता है उसको क्या करते हैं हम अर्थिंग से जोड़ते हैं, भू संपर्क में लाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि सुरक्षा फ्यूज का उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के होने चाहिए। मतलब जो फ्यूज होगा वो अच्छा क्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे। और क्या होगा अधिक विद्युत उपयोग करने वाला विद्युत साधित का उपयोग नहीं करेंगे। जहाँ पे पावर का कंजम्पशन मान के चलिए मोटर ही है, फ्रीज ही है, तो इसमें क्या होगा जिसका पावर कम होगा तो उस टाइप का हम लोग लाएंगे। ऐसा नहीं लाएंगे जो कि जिसका पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वो हो, मतलब कंजम्पशन हो, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे जो ओवरलोडिंग बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जहाँ से अतिभारण आपका बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज की क्षमता से क्या तात्पर्य है। मतलब फ्यूज का जो तार होता है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है, जिससे जो आपका लघु पतन होता है और अतिभारण होता है, जो आपका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि धारा का जो मान है, जो आपका जो करंट का फ्लो है वो क्या होता है बढ़ जाता है। करंट का फ्लो बढ़ने से क्या होता है जो तार जो है फ्यूज़ में हम लोग तार यूज करते हैं वो तार क्या होता है जल जाता है या गल जाता है। तब क्या होता है जब ये गल जाता है और वहाँ पे जब तार ही गल जाएगा फ्यूज का तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो चीज़ तो कट जाएगा, जो सर्किट उसमें लगा है वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पे ब्रेक होने से क्या होता है कि वहाँ पे तार जलने से वहाँ पे जो आपका करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा, जिससे हम लोग जो भी डिवाइस लगाए हैं पंखा बल्ब टीवी वो चीज़ ख़राब होने से वहाँ पे बच जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूज तार का जो है वो विद्युत परिपथ में लगाते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं फ्यूज तार का। फ्यूज तार की क्षमता का तात्पर्य है कि अधिक से अधिक जो क्या होना चाहिए अधिक से अधिक मतलब धारा का जो बर्दाश्त करने का जो क्षमता है वहाँ पे वो 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज का तार मोटा यूज करते हैं और 5 एम्पियर में हम लोग जो है वो फ्यूज तार पतला यूज करते हैं, जो दोनों प्रकार की फ्यूज की क्षमता को दर्शाता है। मतलब आप लोग घर में देखे होइएगा कि एक 15 एम्पियर वाला हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, एक 5 एम्पियर वाला यूज करते हैं, और दोनों के अंदर जो हम लोग तार का यूज करते हैं वो
15 में मोटा करते हैं और 5 एम्पियर में पतला वाला करते हैं, क्योंकि 5 एम्पियर में जो मेरा रहता है वो पंखा, बल्ब, छोटा छोटा डिवाइस रहता है, लेकिन 15 एम्पियर में मेरा जो है वो टीवी, फ्रिज और जो भी ज़्यादा कंजम्पशन का पावर है वो यूज होता है। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 31 में था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है आपका, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि क्या होगा, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो ऑस्टेट का प्रयोग था वो चीज़ से हमको यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो ये चीज़ में आपको डायग्राम भी बनाना होगा, यहाँ पे पहले समझा देते हैं वो चीज़। देखिए, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसको दर्शाने के लिए एक चालक तार को लेकर स्टैंड की सहायता से हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में टांग देंगे और तार के ठीक जो है वो नीचे चुंबकीय सुई रख देंगे, जहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी का जो चुंबकत्व के कारण वो क्या होगा, स्थित होगा। जो आपका अर्थ का जो वहाँ पे वो है दिया हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे क्या होगा, वो रह जाएगा। लेकिन जब वहाँ से विद्युत धारा जब प्रवाहित कीजिएगा तो सुई में क्या होता है, विक्षेपण होता है। मतलब जो उसका विक्षेपण क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान के चलिए कि अगर नॉर्थ और साउथ में, तो वो जब हम विद्युत धारा जो प्रवाहित करेंगे तो उसका जो यही चीज़ जो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब लंबवत वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे होता ये है कि जब प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जो आपका एसी करंट का जो धारा है वो बदल दिया जाता है, तब सुई की दिशा भी यहाँ पे विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब तार को सुई के ऊपर नीचे रख कर क्या है, इस प्रयोग को दोहराया जाता है, जिससे सुई में विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है। जब विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय सुई है, वो क्या होता है, आपका स्थिर हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धारावाही तार अपने चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसको उत्पन्न करता है। क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे क्या होता है, जब सर्किट को रोकते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होता है ना। तो ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और जब इसका डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हम नोट्स के अंदर स्पेस छोड़ दिए। आप क्या कीजिए, आपको डायग्राम बनाना है तो आपका बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखिए और वहाँ से आप लोग अच्छे से उसको बना लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में आपका धारावाही तार सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि हमको चुंबकीय जो आपका फोर्स का जो लाइन होगा और चुंबकीय जो पैटर्न, जो चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न का जो प्रयोग है उसको बताना है। तब हम क्या करेंगे, इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हम लोग एक मोटे तथा लंबे तार का एक क्षैतिज जो है वो गत्ते से का टुकड़ा लेते हैं। मतलब क्या होता है, क्षैतिज मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टली लेंगे और क्या करेंगे, उसको जो है वो वर्टिकली व्यवस्थित करेंगे। उसको क्या करेंगे हम, जो वो सीधा होता है, मान के चलिए एक पन्ना ले लीजिए, उसको सीधा वर्टिकली वहाँ पे खड़ा कर दीजिए ऊर्ध्वाधर में। और क्या कीजिए कि आप तार के एक सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा जो है वो बैटरी के स्विच से होकर वो ऋण ध्रुव से, मतलब एक साइड आप क्या कीजिए, निगेटिव पोल कर दीजिए बैटरी से, है ना। और क्या है, जब जहाँ पे स्विच होता है उधर क्या कर दीजिए, आप पॉजिटिव से जोड़ दीजिए और तार में क्या कर दीजिए, वहाँ पे बैटरी लगा दीजिए। या तो बैटरी जब लगाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, धारा क्या है, प्रवाहित होगा, है ना। धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, जब कंपास की सुई को गत्ता पर रखा जाता है तो पेंसिल के उत्तर ध्रुव को चिन्हित कर दी जाती है, जिससे धीरे धीरे सुई के गत्ते पर क्या होता है, वो सरकाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव पर आ जाता है। मतलब ये क्या होता है, जब उत्तर ध्रुव वाला जो होगा, जो आपका साउथ पोल होगा, वो नॉर्थ पोल पे आ जाएगा और नॉर्थ पोल जो होता है यहाँ पे साउथ पोल की तरह यहाँ पे चिन्हित होता है। तो इस बिंदु में जो है वो समकेंद्रीय वृत्तियों का जो है वो प्रतिरूपण होता है। तो इससे क्या होता है कि बैटरी में जो घूमने से बदलने पर क्या होता है, कंपास की सुई जो है विपरीत दिशा में क्या होती है, घूमती रहती है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पहले जैसा रहता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका इस तरीके से जो है वो सर्कुलर रूप में आपका इस तरीके से बढ़ते रहेगा, है ना। आपको यहाँ पे प्रयोग से बताना था, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं आप प्रयोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो पैटर्न है वो दिखाने के लिए एक प्रयोग बताएं। मतलब यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रयोग को दर्शाने के लिए हम तांबे का एक मोटा सा तार लेंगे, उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे। आप जो पंखा देखते हैं, पंखा में क्या होता है, जो
कॉइल लगा होता है वो वृत्ताकार होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझिए, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृत्ताकार हम मोड़ दिए उसको, मतलब सर्कुलर रूप में मोड़ दिए। इस गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कर दो। तो क्या है क्षैतिज रूप, मतलब क्या हो गया आपका जो हॉरिजॉन्टली है उसको मतलब रख देंगे, मतलब जैसे ज़मीन पे मान के चलिए एक पेज रख दिए, उस टाइप से आप उसको रख दीजिए। और क्या कीजिए, वृत्ताकार तार में एक छेद को इस प्रकार फंसाया गया है कि आधा भाग क्या है गत्ता के ऊपर और आधा भाग गत्ता के नीचे है। तो तार से खुले सिरे एक बैटरी तथा स्विच से जोड़ दिया जाता है। और जब जोड़िएगा वहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो करंट का जो फ्लो है वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप डायग्राम बुक से देख लीजिए और वहाँ पे इस चीज़ को आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में आपका परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। मतलब परिनालिका एक विद्युत रोधी चालक को क्या करता है, आपका सर्कल के रूप में किसी खोखले विद्युत रोधी नली पर लपेट कर बनाया जाता है। परिनालिका पर लगे तार का एक सिरा जो है वो क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव ध्रुव होगा, और क्या होगा दूसरा जो स्विच का पार्ट होगा वो निगेटिव ध्रुव होगा। जब स्विच बंद किया जाता है तो परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण जो उसके भीतर है, उसके भीतर तथा आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और परिनालिका में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र परिणाम दिशा लगभग नियत रहती है, मतलब उसका वो होगा, वो मतलब फिक्स होगा कि इतना है। तो वहाँ पे क्या होगा, इस दिशा में परिनालिका का जो अक्ष होगा, जो उसका एक्सिस होगा वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा। और जो धारावाही जो एक क्षण चुंबक से का एक धारावाही जो है वो आपका एक क्षण चुंबक के समान काम करेगा, जिसका एक सिरा आपका उत्तर ध्रुव तथा दूसरी सिरा आपका क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव को वो चीज़ दर्शाएगा। तो ये चीज़ आप जो क्षण चुंबक बताए थे, बाड़ मैग्नेट होता है, वहाँ पे जब करंट को फ्लो करवाएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ बताएगा। ये चीज़ था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका विद्युत चुम्बक की रचना सचित्र समझाएं, मतलब कैसे बनता है ये बताना। तो विद्युत चुम्बक हम लोग बताएं कि विद्युत चुम्बक जो होता है उसमें क्या होता है कि जब तक हम वहाँ पे करंट का सप्लाई करेंगे तब तक वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जो होगा, जब तक हम वहाँ पे सप्लाई करेंगे वहाँ पे वो चुम्बकत्व का जो है वो चीज़ दिखेगा। लेकिन जब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जब वहाँ पे करंट का धारा देना बंद करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे बंद हो जाएगा। एक परिनालिका में जब एक नर्म लौह का जो छड़ होता है उसको क्या करते हैं, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम वहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, जब धारा प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे जो आपका नर्म लौह का जो आपका जो छड़ है वो क्या होता है, एक शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है। जब चुम्बक का प्रभाव बंद होता है तो नर्म लौह का जो है वो अपना चुम्बकत्व खो जाता है, मतलब मैग्नेटिक जो उसका वो होता है नेचर, वो चीज़ बंद हो जाता है। जब उसका हम क्या करते हैं, जब धारा को प्रवाह करना, जब करंट का सप्लाई बंद कर देते हैं तब वो चीज़ इसका होता है। तब बोलिएगा कि आप लोग की इसका यूज़ क्या होता है। देखिए यूज यहाँ पे नहीं बोला है लेकिन समझ लीजिए, इसका यूज जब फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, जब बड़ा सा लोहा का रड या कुछ भी उठाना है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, वहाँ पे इतना तो है नहीं कि वहाँ पे इतना लेबर लाया जाए फिर उसको हटाया जाए, तो इसके लिए वहाँ पे एक मशीन का यूज किया जाता है। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, जो वहाँ पे करंट का सप्लाई करके वहाँ पे उसको जो है वो शक्तिशाली चुम्बक बनाया जाता है। फिर उसको वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, विद्युत चुम्बक का यूज करते हैं। समझ गए ना इसका। और इसका जो डायग्राम है आपका, जो इसमें बोल रहा है सचित्र समझाएं, तो इसका डायग्राम आप लोग बुक के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाएं और एक प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, धारावाही चालक का जो चुंबकीय प्रभाव होगा उसको बताना है। तो इस प्रयोग को दर्शाने के लिए एक मोटे तथा लंबे तार का एक क्षैतिज गत्ते का टुकड़ा लिया जाता है, जिसको लंबवत व्यवस्थित रखते हैं। और क्या होता है, तार के ऊपर सिरे का एक बैटरी और धन ध्रुव में निचले सिरे में एक सुई जो पोल होता है उसमें जोड़ते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, एक कंपास की सुई को गत्ते पर रखकर जो पेंसिल की सुई के ऊपर जो है उत्तर ध्रुव को चिन्हित करते हैं। और क्या होता है, सुई से गत्ते को घुमाया जाता है और उसको दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो अगेन क्या होता है, वो चीज़ आपका उत्तर ध्रुव को चिन्हित किया जाता है। और इस प्रकार जो बिंदु को मिलाने पर जो सकेंद्रित वृत्तों का जो आपका प्रतिरूप जो पैटर्न बनता है वहाँ पे, वो क्या होता है, जो पैटर्न वहाँ पे बनता है वो बैटरी के उत्तर ध्रुव तथा विपरीत दिशा में पहले जैसा चुंबकीय पैटर्न बनता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और ये आपका एक्सपेरिमेंट था एक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है, एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर का कार्य विधि के सिद्धांत को समझाएं।
तो यहाँ पे जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसका कार्यविधि क्या है, ये क्या करता है। तो विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यूज हम लोग करते हैं कि जो एक ऐसा यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग यूज करते हैं। तो सिद्धांत होता है ये कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या होता है, बल लगता है। मतलब नॉर्थ टू साउथ होगा तो साउथ टू नॉर्थ में उसका बल लगेगा, जिसके कारण उसमें एक आर्मेचर हम लगाते हैं। मतलब हम बताए थे ना कि इस तरीके से यहाँ पे रहेगा पोल और इसके बीच में यहाँ पे आर्मेचर इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। जब क्या होगा, जब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आर्मेचर ऐसे ऐसे नचेगा, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नचेगा। जब नचेगा तो क्या होगा, वो एक मैकेनिकल वर्क करेगा, जिसके कारण क्या होगा, मोटर एक ऐसा शक्तिशाली चुम्बक है जिससे अवतल वृत्तों के खंडों में जो तांबा के तार कुंडली, जिसको आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर का जो यूज बनता है वो आपका जो है वो तांबा के तार से बनता है। और क्या होता है कि दोनों ओर एक पित्तल खंडिक वलय होता है जो कार्बन का जो है स्पर्शों से बना होता है। जब आर्मेचर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो दो बराबर एवं विपरीत क्या होता है, जो बराबर एवं विपरीत क्या होता है, बल युग्म लगते हैं, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन लगने लगते हैं, जिससे अनेक प्रकार का मशीन में यूज करते हैं, जैसे आपका लेंथ मशीन, वाटर पंप, सिलाई मशीन, आपका जेड रिंग मशीन होता है जो इस सब में यूज करते हैं। सिलाई मशीन सब में भी आप देखते होइए कि वहाँ पे यूज करता है। वो क्या करता है, सिलाई मशीन में हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल में करता है, जिसके कारण वहाँ पे आपका सिलाई मशीन में भी आपका आप बटन दबाइएगा तो वहाँ पे सिलाना चालू हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ करता आपका काम ये है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देता है। यही आपका यहाँ पे सिद्धांत था। और यहाँ पे डायग्राम जो है आप बुक से बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे डायग्राम जो है हम नहीं बनाए हैं, तो उस सब चीज़ को आप बुक से बना लीजिए, एग्जाम में आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें, समझाएं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब कभी किसी कुंडली और क्षण चुम्बक के बीच जो है अपेक्षित गति होती है, तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मतलब जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो क्षण चुम्बक हम बताए थे, जो बार मैग्नेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब उसमें मोशन होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वहाँ पे आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उसको बोलते हैं। तो इसको हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि इस प्रयोग को दर्शाने के लिए तांबे का तार एक लूप में, मतलब इसलिए आपका डायग्राम बनेगा, और इसको क्या कीजिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपका वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस सब चीज़ को यहाँ पे मेजर विजिट करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इसको हम क्या किए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। और क्या करना है कि उस अक्ष में स्थित गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। जब लूप में स्थिर जब चुम्बक जो है एकाएक करीब लाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम मैग्नेट को जब अंदर लाएंगे और बाहर ले जाएंगे, जब अंदर लाएंगे तब क्या होगा कि वो जो गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब वहाँ पे कुछ विक्षेपण होगा। जब विक्षेपण होगा वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट शो हुआ है, लूप के अंदर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, तब ना वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो हुआ है। और यदि क्षण चुम्बक को तेजी से पीछे आगे हटाया जाए, मतलब वो इस तरीके से आगे पीछे हो रहा, तो वहाँ पे जब आगे पीछे होगा, यहाँ पे जो सुई का जो विक्षेपण है वो क्या होगा कि आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण होता है। लूप अगर वह धारा उतना ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप में चुम्बक का अपेक्षित रहता है। ये लूप है, यहाँ पे मान के चलिए लूप है, और यहाँ से हम जो मैग्नेट को अंदर बाहर ले जा रहे हैं, तो जब तक हम अंदर बाहर लाएंगे तब तक यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, का जो तत्व है वो दिखेगा। लेकिन जब इसको आगे पीछे लाना बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो तब जब तक का ये स्पीड होगा, उस स्पीड के कारण जो होगा तब तक ही वहाँ पे दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखेगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखिए नंबर 9, ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बोल रहा है कि उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है, मतलब कार्य विधि को यहाँ पे समझाएं और व्याख्या करें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको समझिए। विद्युत जो आपका जनित्र होता है वो क्या काम करता है, वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लेकिन मोटर में क्या हो रहा था, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग यूज करते थे। देखिए इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि विद्युत जनित्र में एक नाल चुम्बक जो विद्युत रोधी तांबे का जो कुंडली होता है आर्मेचर द्वारा घुमाया जाता है।
जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत प्रेरण बल उत्पन्न होता है जिससे आर्मेचर बराबर एवं विपरीत दिशा में घूमना जो है वो युग्म उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस चीज़ को समझने का इसका जो मोटर का कंसेप्ट है उसी से कुछ रिलेटेड है। मतलब जो इस दोनों जो मोटर का कंसेप्ट है और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट है, दोनों जो है आपका इंटर रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, लेकिन उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है, लेकिन दोनों का जो मैकेनिज्म है समझने का वो सेम है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से समझिए। उसमें क्या होता है कि जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और धारा उपयोग क्या कर लेते हैं हम लोग, जिसका उपयोग कर लेते हैं डीजे साउंड बजाने में, पंखा चलाने में, और उस जनरेटर को चला के आप जो भी यूज कर सकते हैं, आपको जो घर में यूज करते हैं बल्ब वगैरह का यूज आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम उसका बना दीजिए, बुक में है उसका डायग्राम दिया हुआ, उससे आप लोग डायग्राम बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां में है, देखिए हम यहाँ पे डायग्राम इसीलिए नहीं बनाए हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो डायग्राम वगैरह है वो चीज़ आप यहाँ से अपने से बना लीजिए, और उसको वहाँ पे जो है वो समझने के लिए आप लोग उस सब चीज़ का जो बुक में दिया हुआ है ये चीज़ और यहाँ पे जो चीज़ समझा रहे हैं, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। बुक में एक बुकिश लैंग्वेज में समझाया गया है, और यहाँ पे जो समझा रहे हैं वो चीज़ आपको जो लैंग्वेज अपना हम लोग का भाषा है उसमें समझाए हैं। इससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ भी याद नहीं ना करना होगा आप लोग को, समझ लीजिएगा, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी याद करके कितना रटिएगा आप, रटने का चीज़ है ही नहीं, समझने का है, सारा समझ लीजिए, है ना। अब देखिए जो डायग्राम है इसलिए आप लोग बुक से बना लीजिए और उसको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो चीज़ हम बताए हैं उससे डेफिनेटली कि आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, समझाएं कि किन किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। जो हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं और फ्यूज़ का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, तो यहाँ पे होता है कि अधिक शक्ति उपकरण जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, वॉशिंग मशीन यूज होता है। इस सब को जो क्या है हम अर्थ वायर से जो अर्थिंग से है जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी दुर्घटना होता है वो वहाँ पे जो भी आपका आवरण है, वहाँ पे जो उसका सरफेस है वो किस चीज़ का बना है, मेटल ही का होगा ना, तो उसमें तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए उसको अर्थ वायर या पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिस कारणवश विद्युत में तार जो संपर्क में करंट से आ जाए। जो आपका, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें प्लस माइनस जुट जाएगा, प्लस माइनस जुटेगा तब तो वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट है वो होना ही है। लेकिन अगर जो आपका आयरन है वो भी लोहा का बना है ना, या आपका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर है वो भी लोहा का बना है, उसमें अगर जो आपका प्लस वाला तार भिड़ जाए तो आप छुइएगा तो करंट मारेगा ना। तो उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, उससे बचने के लिए उसको वहाँ पे अर्थिंग लगाया जाता है कि वहाँ पे आपको कोई भी करंट नहीं मारे। तो इसलिए उस उपकरण का क्या है, व्यक्ति को शरीर में संपर्क आ जाए तो वहाँ पे विद्युत का झटका नहीं लगता। वो क्या होता है आपका अर्थिंग के थ्रू नीचे अर्थ में आपका चल जाता है, समझ गए। परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं, तो फ्यूज का उपयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, अतिभारण से बचने के लिए, ओवरलोडिंग जो होता है उससे बचने के लिए, और उपकरण जो आपका जो बदलने के लिए। उपकरण बदलने का मतलब समझ गए कि मान के चलिए आपका बल्ब फ्यूज हो गया, या आपका जो पंखा लगाना है अभी बॉल में, घर में नया पंखा लगाना है, तो आप कैसे, आप लाइन लगा हुआ उसमें लगाइएगा नहीं ना, लगाइएगा वहाँ पे आप फ्यूज़ को निकाल के बंद कीजिएगा, और जो सर्किट है आपका लगा हुआ घर का उसको बंद कीजिएगा, तो आपका करंट आना बंद होगा। फिर आप लोग लगा के उसके बाद फ्यूज़ लगा के चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे उपकरण बदलने के लिए, मतलब नया उपकरण लगाइए या आपका पंखा चेंज करना या कुछ भी कर सकते हैं। और चौथा है घरों में वायरिंग के लिए। जब वायरिंग होता है घर में तो क्या करते हैं, जितना भी आपका जो नया वायरिंग करना है तो फिर आप फ्यूज़ निकालिएगा तब तो वायरिंग कीजिएगा, बिना फ्यूज़ निकाले वायरिंग कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 तक था। तो यहाँ पे जो भी हम अभी समझाए हैं इसका नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपका चैप्टर 5 यहाँ पे जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हम बताए हैं क्लास 10th का, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ। अगर फिर भी आप लोग को कुछ भी नया चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आप लोग को समझाएंगे ये चीज़।